बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फराह। मैं हूँ इमाद। बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। बिल्कुल। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद तो मेरी बहुत अच्छी, माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी है। घर में सो के गुजरी है। आपने क्या किया वैसे? मैं सो के नहीं गुजरी। मैंने जिस तरह रमज़ान में अपनी एक्टिविटी रखी थी, बिल्कुल इसी तरह ईद फर्स्ट डे भी मैं लोगों के लिए खाना लेकर गया, सेकेंड डे भी लोगों के लिए खाना लेके गया, और थर्ड डे पे भी मैंने यही काम किया माशाल्लाह। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम हैं शाहीन, एक फाउंडेशन है जिसको आगे बढ़ाने के लिए इमाम साहब जो है बहुत काम करते हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी काविश है और सबकी होनी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, अच्छी बातें हम आपके साथ शेयर करते हैं। लोगों का साथ देना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। ईद या कोई भी ऐसा कोई भी त्यौहार होता है, एक दूसरे का ज़रूर साथ दिया करें। जैसे आजकल आपको पता है कि इसराइल की तरफ से जो भी मसाइल चल रहे हैं फ़लस्तीन के साथ, उसमें भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम जो है उनके साथ दुआएं भी कर सकते हैं, उनका साथ भी दे सकते हैं, और अपनी गवर्नमेंट से हम अपील भी कर सकते हैं कि ज़रूर उनका साथ दें जिस हद तक वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा कि जब ये मामलात हुए थे तो पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह यूनाइट होके बिला किसी पॉलिटिकल पार्टी के, और उस पर जो अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है सोशल मीडिया पे भी, और प्रोटेस्ट किया जाके, और बाकायदा हमारे कुछ एक्टर्स भी आए हैं सामने। जी बिल्कुल, ये बड़ा एग्जाम्पल है कि हम समझते थे कि शायद इंसानियत ख़त्म हो गई, मगर नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं जो कि इसके लिए आवाज़ उठा सकते थे, बात कर सकते थे, जिनका बोलना मेरे ख्याल में बहुत मायने भी रखता है, और जो कि गवर्नमेंट तक भी उनकी रसाई होती है। ज़रूर बोलना चाहिए। देखें, सिर्फ आप लोग पाकिस्तान के नहीं, पूरी दुनिया आपको पसंद करती है, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराते रहें। और मुस्कुराने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है इमाद साहब? जब आप मुस्कुराएं तो आपकी जो दांत है ना, वो बहुत ही क्या कहते हैं, चमचमाते हुए आपको नजर आने चाहिए। एटलीस्ट चमक उसके अंदर होनी चाहिए, शाइनिंग होनी चाहिए, कि जब आप मुस्कुराएं तो अगर आपके दांत बड़े शाइनी हैं, बड़े अच्छे हैं, तो आपकी खूबसूरती में दुबाला हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह आप अपनी स्किन का ख्याल करते हैं, अपने हेयर का ख्याल करते हैं, इसी तरह आपको अपने सबसे बड़ा एक क्या कहना चाहिए, ऑर्गन कह लें, एक हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास हिस्सा है दांत, हमारी पर्सनैलिटी को भी अच्छा करता है, और ज़रूरी है। अगर हम किसी से बात करते हैं, मुंह से स्मेल क्यों आती है, ये भी आज हम आपके आज के शो में हम आपको बताएंगे, और आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते। दांतों के हवाले से अगर आपको कोई मसाइल हैं तो आपने शो छोड़ के कहीं नहीं जाना है। आज आपको बहुत कुछ हम बताने वाले हैं। हम नहीं जी, हमारे मेहमान आपको बताएंगे। ख़ास बहुत शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें टाइम दिया। प्रोफेसर हैं डॉक्टर सैयद शाह फैसल नाम है उनका। नाम भी देखे कितना ज़बरदस्त है। कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज एंड अब्बासी शहीद से वो उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आप आए। इंट्रोडक्शन आपका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था, और मैंने कहा कि छोटा सा जल्दी से आपको इंट्रोडक्शन दे के साथ साथ आपके बताते रहेंगे कि क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एजुकेशन भी दे रहे हैं, और इस तरफ कैसे आए आप? माय नेम इज़, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। माय नेम इज़ प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाह फैसल, and I'm teaching undergraduate and postgraduate students in Karachi Medical and Dental College, and also supervisor in College of Physicians and Surgeons Pakistan. मैं different associations का member हूँ, American Association of Orthodontics, World Association of Orthodontics, अभी मनाया भी गया जी, World Federation of Orthodontics, Asia Pacific Orthodontic Society का। इसके अलावा अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट का। ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा है। इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे आप कैसे कर ले, कैसे? बस अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यूस लगन जो है वो, और मेहनत से ये सारी चीज़ें आहिस्ता वन बाय वन एक फेदर कैप में लगता रहा, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो इंशाल्लाह अचीव करनी है इंशाल्लाह। माशाल्लाह सर की पर्सनालिटी ऐसी है कि देख के भी लगता है कि सर स्टूडेंट लग रहे हैं और वैसे पढ़ने वाले लग रहे हैं। हाँ, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मेडिकल की जो एजुकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ड्राई खुश्क होती है, और मोस्टली लोग उससे भागने लगते हैं। अगर उन्होंने 2 साल उसमें गुजार लिए तो तीसरे साल वो स्किप कर जाते हैं। सर आपका दिल नहीं किया भाग जाऊँ? नहीं, मैं स्टार्ट से ही, जब मैं 9th मैट्रिक में था तो उस वक्त से ही डॉक्टर बनना चाहता था। मेरी फैमिली भी चाहती थी और मैं भी चाहता था तो कि मैं डॉक्टर बनूं। और जब कोचिंग सेंटर में मैं था तो प्रैक्टिकल्स होते थे, तो वो प्रैक्टिकल्स में जो फ्रॉग और डायसेक्ट करना है अर्थ फॉर्म को, तो वो मैं पहले कर लेता था। उसके बाद अपने साथ के जो सेंटर्स में स्टूडेंट्स होते थे उनको साथ सिखाता था। तो मेरे टीचर उसी वक्त से मुझे कहते थे डॉक्टर साहब।
अच्छा। तो डॉक्टर साहब कहते थे तो मैं अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह ताला ये सारे अभी से ही डॉक्टर साहब कह रहे हैं। इज्जत तो हुआ रखें। ये कि कहते हैं ना कि अल्लाह ताला आपको कई माओं से ज़्यादा आपसे मोहब्बत बेशक, करता है। बेशक। तो हुआ ये कि मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने मेरे लिए कुछ और चूज़ करके रखा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं उसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। मैं मेडिसिन का टेस्ट दिया, ठीक मैं है। क्लियर नहीं हो सका। अच्छा। डेंटिस्ट्री की सिर्फ 10 सीटें थी कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में, अच्छा। वो उसी वक्त शुरू हुआ था। और MBBS का टेस्ट दिया, क्लियर नहीं हुआ, 50 सीट्स थी। 10 सीट्स में मेरा नाम आया अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं BDS किया मैंने, और आज अल्लाह का बहुत करम अदा करता हूँ, शुक्र अदा करता हूँ कि मैं इस फील्ड में डेंटिस्ट्री में आया। माशाल्लाह, अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो डेंटिस्ट का जो ट्रीटमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल एक्सपेंसिव है। और अगर आपको मैं हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा है कि डेंटल ट्रीटमेंट फ्री है। तो अच्छा। जी, लेकिन कई आज आपके तवज्जुह से हम बाकी लोगों को बताना चाहेंगे कि कई हैबिट्स ऐसी हैं कि अगर आप अपनाएं तो आपको डेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। वो जो कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल। तो आप अगर ब्रशिंग अच्छी रखें और डेंटिस्ट को चेकअप कराएं, तो कई चीज़ें बीच में हम डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आपको सर, वो ट्रीटमेंट बात की है। महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। सर बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पड़ भी जाती है, और वो भी मैं आज सस्ता पूछती भी रहूँगी कि क्यों पड़ती है और कैसे पड़ती है और किस एज से पड़ती है। लेकिन इससे पहले आप बताएं कि जब आपने एजुकेशन की स्टार्ट की, मेडिकल की तरफ आए, तो ये आपका अपना दिल था, वही आप डॉक्टर साहब बुलाया जाता था तो आपका दिल किया, या घर वालों की भी इसमें दोनों की ख्वाहिश थी कि मैं ये था कि ये सोच के आया था कि कश्तियाँ जला के जब मैंने इसी फील्ड में जाना है, तो लगन सच्ची थी, माँ बाप की दुआएं थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर मंजिल आसान की। और मुझे शुरू से ही हाथ से काम करना, आर्टिस्टिक वर्क अच्छा लगता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर डेंटिस्ट्री में मुझे ये सब करने को मिला। आप जो बात करते थे, मैंने आपके हाथ इसलिए देखे कि अक्सर जो सर्जन होते हैं उनके हाथ बहुत पतले होते हैं, कहा जाता है कि ये जो है ना सर्जन वाले हाथ है। मेरे कज़न है, वो भी डॉक्टर है, तो उसके हाथ बड़े पतले हैं, तो उसको सब छेड़ते थे कि तुम सर्जन बन सकते थे। तो ये क्या कोई ख़ास बात होती है? जी, इसमें बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा इंडिकेट किया। कहते हैं कि अ सर्जन शुड हैव ईगल्स लाइक आई, लायंस लाइक हार्ट एंड लेडीज लाइक फिंगर, कि वो हर चीज़ पिक करें और घबराए ना, कॉन्फिडेंस हो, और लेडीज़ लाइक फिंगर हो। तो बिल्कुल ऐसा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने अल्लाह ने सेलेक्ट की मेरे लिए फील्ड। डॉक्टर तो मैं बनना चाहता था, MBBS की तरफ जाना चाहता था, लेकिन अल्लाह ताला की सिलेक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्या कहते हैं मां साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है। पढ़ाना मतलब एक तो प्रैक्टिस और दूसरी तरफ पढ़ाना, तो दो बिल्कुल डिफरेंट। तो कैसा बेसिकली है ये कि शुरू से ही ये शौक़ था कि जो कुछ मैंने सीखा है मैं आगे डिलीवर करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से फिर उसके बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, आई डिड माय FCPS, तो उस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ये हुआ कि क्लिनिकल सब्जेक्ट में की, तो अब वो क्लिनिकल जो सीखा वो आगे शमा से शमा जलाते चले जाएं। तो फिर अराउंड 2000 से मैं लेक्चरर लगा कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज में, और फिर उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन 2004 में स्टार्ट की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताना चाहूँगा अपने उस्ताद का, मेंटर का, कि आज मैं जो इस मकाम पे हूँ और जो मैंने ऑर्थोडोंटिक्स में और बाकी डेंटिस्ट्री में सब तरक्की हासिल की है, वो मरून मिन्नत है हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के। और ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट डेंटिस्ट एंड ऑर्थोडोंटिस्ट पाकिस्तान इज़ एवर प्रोड्यूस्ड। आज तक जो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशंस हैं उनकी डिफरेंट फील्ड्स में, वो आज तक, एक वक्त ऐसा था कि पूरे बर्रे सगीर में, जिसमें कि आपके ये सारे कंट्रीज़ आते हैं, सार्क कंट्रीज़ आते हैं, कोई भी नहीं था, वो पहले डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट थे। काफ़ी अर्से तक वो इस पूरे रीजन के, जिसमें इंडिया कितना बड़ा है, बांग्लादेश, वो सबसे पहले और पायनियर थे। उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने कई स्टूडेंट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट, तो मैं अपना सारा डेडिकेट जो है अल्लाह ताला का करम, पहले मैंने जिक्र किया अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं, और मैं बहुत लकी था, मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिले। और प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ अलवी, बिल्कुल डॉक्टर अलवी साहब जो है, हम इस पाकिस्तान में भी बड़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, और आप देखते हैं कि पाकिस्तान है, बिल्कुल बहुत कम
न्यूज़ में आते हैं, बड़ी कम उनकी बातें जो है वो सुनने को मिलती है, मगर एक अच्छी स्पीच और अच्छी चीज़ें देते हैं। और ये कहना पड़ेगा कि पढ़े लिखे लोग अगर हों तो मुआशरा अगर पढ़ा लिखा हो, यानी कहते हैं कि जी एक घर से अगर आप एक पढ़ी लिखी माएँ हों तो आपको पूरा मुआशरा आप अच्छा बना सकते हैं। से इस हवाले से क्या कहते हैं कि लड़कियाँ ज़्यादा मेडिकल फील्ड में आपको नज़र आती हैं या लड़के? अक्सर लड़के लड़ते हैं जी तुम लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, हमारे हक मार लेते हो। बिल्कुल ऐसा है कि अभी हम देखते हैं कॉलेज में तो हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 90% रेशियो फीमेल्स का और 10% मेल्स का है। इवन कुछ क्लास उसमें रीज़न ये है कि जो मेल हैं वो चाहते हैं कि अर्ली अटेंड कर लें कुछ। तो ये जो रास्ता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 1998 में BDS किया, उसके बाद सिंपल BDS आजकल कुछ भी नहीं है, उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। तो 4 साल का FCPS प्रोग्राम था जिसके थ्रू फिर मैं किया, और उसके बाद फिर क्लिनिक डेवलप करना, फिर कॉलेज में टीचिंग। तो ये इतना लंबा रास्ता है। वो लड़के आजकल चाहते हैं कि जी IT में चले जाएं, शॉर्टकट्स कर लें और जल्दी से अपना कैरियर बना लें। इस वजह से लड़कियां जो है वो इंतज़ार करती हैं और पढ़ती हैं, और 10% लड़के हैं और 90% लड़कियां हैं। सर ये रेशो बहुत बड़ा है। लड़कियां मेहनती होती हैं जी, हर फील्ड में आगे होती हैं लड़कियां। तो खवातीन का रेशो वैसे भी पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा है। बस ये बर्दाश्त नहीं हुआ, अब इस तरफ आ गए। देखिए खवातीन देखें सर, आप इस पे एग्री करेंगे, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड वाइड अगर आप रेशो ढालें तो खवातीन का रेशो बढ़ गया है, तो मर्द से ज़्यादा खवातीन है इस वक्त। चलिए ये इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता है। खवातीन मेहनती होती हैं, घर में बच्चों को भी देखती हैं, जॉब भी करती हैं, साथ साथ एजुकेशन भी करती हैं। लेकिन अगर आदमियों को देखा जाए तो वो एक जॉब भी करके आते तो वो फल्ला मेरे बस हाथ पैर दबाते। नहीं हम थक गए हैं। सर आप इसमें एग्री करेंगे मेरे ख्याल में। इसका हमने देखा कि अराउंड 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेरा टीचिंग का। तो हमने ये देखा कि जो माएँ इवन प्रैक्टिस नहीं भी कर रही, लेकिन एक पढ़ी लिखी जो माँ है, डॉक्टर माँ है, डेंटिस्ट माँ है, वो पूरे अपने ख़ानदान को और अपने बच्चों को जिस तरह से ग्रूम करती है। और इसके अलावा जब कोई घर में बीमार होता है और कोई डिसीजन लेना होता है तो वो सारे घर वाले उससे पूछते हैं। तो एक तरह से ये जो हम पढ़ा रहे हैं फीमेल्स को, इसका बहुत फ़ायदा है। लेकिन मैं मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा उन सब फीमेल्स को कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने उन पे इतने पैसे खर्च किए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उन ममालिक में से एक है जहाँ के प्रोफेशनल एजुकेशन फ्री है। अगर हम डिफरेंट कॉलेजेस में देखें, मैं भी जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, ये सेमी गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे बिल्कुल ना होने के बराबर फीस है। तो जब एक आपको गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया आप पे और आपको डॉक्टर बनाया, तो आपको अपनी फील्ड नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह से आप भी देखें, डॉक्टर हैं और फील्ड भी है और साथ ये भी है, तो सब चीज़ें साथ लेके मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ। मुझे सब लोग ये पूछते हैं आप कैसे टाइम मिल जाता है, आप प्रैक्टिस भी करती हैं, आप घर को भी देखती हैं, आप अपने शोज भी करती हैं, तो मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने वही कहा ना जी, फीमेल सब कुछ कर सकती है, सबसे ज़्यादा मेहनत। बिल्कुल ऐसे ही है सर। आते हैं उस तरफ के डेंटिस्ट हैं आप माशाल्लाह, और दांतों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली कौन सी ऐसी एज होती है बच्चे की जिसमें आपको डेंटिस्ट को आप दिखा सकते हैं या आपको केयर करने की ज़रूरत होती है? अक्सर लोगों का एक और सवाल साथ मेरा ये है कि जी दूध के दांत हैं, टूट जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, कीड़ा लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में वो अंदर जड़ों में जाके भी प्रॉब्लम कर लेता है। इसको मुझे ज़रूर क्लियर। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं कि जिसका कि मैं आंसर करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका कि किस एज से दांतों की केयर की जाए। जब इसका आंसर ये है कि जब दांत इरप्ट हो, जैसे ही मुंह में दांत आया उस वक्त से आपने उसकी केयर करनी है। ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चों के दांत इरप्ट हुए, पहला दूध का दांत, तो माएँ एक सॉफ्ट ब्रश मिलता है जो कि आप उंगली के ऊपर लगा के और ब्रश कर सकते हैं, वो स्टार्ट करें वहाँ से। ठीक है। और मतलब केयर वहाँ से स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो केयर है वो रहेगी। इसके अलावा अगर आप बात करें डेंटिस्ट के पास जाने की कि कब जाया जाए, तो हम कहते हैं कि 2nd या 3rd बर्थडे पे बच्चे की आप डेंटल क्लिनिक ले जाएं, नॉट फॉर ट्रीटमेंट, जस्ट उसको दिखाएं कि ये डेंटल सर्जन है, नहीं चेकअप भी नहीं, उसको एक अवेयरनेस दें। अभी ज़्यादातर ये होता है कि हमारे पास जब आते हैं बच्चे तो वो सूजन के साथ या तकलीफ के साथ पहले ही डरे हुए, फिर उनका फर्स्ट एक्सपोजर होता है, फिर वो इन्वायरमेंट जहाँ पे डेंटल चेयर है
वो जब आके बैठते हैं तो वो एक डरे हुए होते हैं, खौफ होता है। जब उनको आप पहले से ही अवेयर कर देंगे, बच्चे को लाएं, वो मुलाकात करे और उसके बाद वो देखे डेंटिस्ट है। तो हम यही करते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कोई आता है, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है, उसको एक अवेयरनेस दे के आहिस्ता आहिस्ता फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको सब चीज़ें सिखाते हैं। तो एक बच्चे को जब हम कोई हैबिट डेवलप करते हैं, बाकी तो जो हैबिट्स हैं पुरानी हो जाती हैं, तो तकलीफ वो पुरानी आदतें आपको पता है छुड़ानी मुश्किल है। बच्चों में अगर हम कोई हैबिट करें तो वो ब्रशिंग करता है और उसके आगे दांत ठीक रहता है। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आगे मैं सवाल पूछने वाली हूँ वो जो आपके दांतों को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। वेलकम बैक जी। आपको बता रहे हैं कि दांतों की हिफाजत कब और कैसे करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक सर से सवाल यही था कि अक्सर माएँ या अक्सर बड़े बहन भाई या फादर या फैमिली में कोई बड़ा होता है, तो इमाम साहब वो यही कहता है कि जी दूध के दांत है, कोई बात नहीं, कीड़ा लग गया तो वापस सही दांत आ जाएंगे। तो ये भी डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मुझे इसका जवाब लेना बाकी है। सर वो किस हद तक नुकसानदेह होता है? जैसे ही दांत इरप्ट हुआ उसकी केयर करनी है। और दूध के दांत एक तो खूबसूरत लगते हैं, उसके अलावा फंक्शन है उनका। और जब परमानेंट दांत आएंगे, एक नेचुरल बैलेंस है। जब वो परमानेंट टीथ इरप्ट होंगे तो दूध के दांत खुद से गिरेंगे। अगर वो बैलेंस खराब हो जाता है, कीड़ा लगता है, तो उसको फौरन ठीक करवाना चाहिए। अच्छा। और मैं आपको एक खास बात बताऊं कि हमारे यहाँ स्पेशलिटी है कि सिर्फ पीरियोडोंटिस्ट जो कि बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट हैं। तो बच्चों के दांतों में केयर नहीं करेंगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं फिर वो डेंटिस्ट ठीक करानी पड़ेंगी आपको, वरना तकलीफ होगी, खाना खाने में प्रॉब्लम होगी, दांत खराब लगेंगे, कॉन्फिडेंस शैटर होगा। और आपको तो पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो बच्चे भी कॉन्शियस होंगे और उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़राब होगा। तो दांतों का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, अगर दूध के दांत हैं या परमानेंट दांत हैं, वरना दांत खराब हो जाएंगे। एज में कैविटी अगर आ गई है आपके टीथ के अंदर, तो आप उसको ये ना सोचें कि जी ये कोई बात नहीं, ये टूट जाएगा, तो नया टीथ आएगा वो बिल्कुल ठीक आएगा, वो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसके अंदर। जी, उसमें उसके अलावा भी ना, जो बच्चे जब उनके दांत टूटे होते हैं, जो नए दांत निकलते हैं, इधर टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं, थोड़े एक्स्ट्रा दांत, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट? बिल्कुल, इस वक्त बड़ा वैलिड आपका क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये जो मंथ चल रहा है वर्ल्ड ऑर्थोडोंटिक हेल्थ डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 मई को था, और एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स हमारी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिस्ट की मीटिंग्स थी, जिसमें कि 106 कंट्रीज़ थे। पाकिस्तान को मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिप्रेजेंट कर रहा था। इसके अलावा एक एशिया पैसिफिक ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी की मीटिंग थी। तो उसमें यही है कि हम ये कहते हैं कि जी बच्चों के जब दांत सब टूट जाएंगे, पक्के दांत आ जाएंगे, 12 साल की उम्र में डेंटिस्ट के पास लेके जाएं, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास लेके जाएं। ऐसा नहीं है। ऑर्थोडोंटिस्ट का सही ब्रेसेस जो लगाते हैं आप उनको जी बोलते हैं जी, तो लोगों के लिए मैं बता रही हूँ। ऐसा है कि जब आप अब हम रिकमेंड करते हैं, वर्ल्ड वाइड हम रिकमेंड करते हैं कि 7 साल की उम्र में बच्चों को टेढ़े दांतों के हिसाब से आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, ताकि वो स्क्रीनिंग करे। हम इलाज 7 इयर्स में स्टार्ट नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें कि उनके जबड़े ख़राब हैं ज़्यादा और दांत बहुत टेढ़े हैं। अगर हम साथ, और हैबिट्स हैं, स्पेशली कोई बच्चा अगर थंब सकिंग करता है, इसके अलावा आप देखते हैं, तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि अगर 7 इयर्स में हम करेक्ट नहीं करेंगे तो परमानेंट प्रॉब्लम रह जाएगा, और फिर इलाज उसका लंबा होगा और कॉस्टली होगा। तो 7 इयर्स में अगर आप डेंटिस्ट को, ऑर्थोडोंटिस्ट को दिखाएंगे, तो कई वो छोटी सी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि जिससे आगे उनको लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। एक और भी प्रॉब्लम है, मेरे पास भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो माइंडसेट है ना मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि दांतों का इलाज जो है वो डेंटिस्ट बहुत महंगा है, तो लोग ना बड़ा अवॉइड करते हैं जाते हुए कि यार डॉक्टर के पास जाएंगे और 2-3 हज़ार रुपये वो फीस भी ले लेंगे, और फिर उसके बाद ना 10-15-20 हज़ार रुपये खर्चा बता देंगे दांत के ट्रीटमेंट का। तो इस वजह से लोग बड़ा भागते हैं, अवॉइड करते हैं कि यार खुद से ठीक हो जाएगा, खुद ब खुद कोई टोटके शोटके करके। तो ये माइंड सेट क्यों, इतना महंगा क्यों है? बेसिकली देखें,
अगर आप इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये है कि इतना महंगा नहीं है। अभी हमारे पास इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो गवर्नमेंट लेवल्स पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं कि जहाँ पे कॉलेजेस हैं कि जहाँ पे बहुत अच्छा इलाज और बहुत ही कम पैसों में, जैसे मैंने कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की बात की, OPD है और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, तो बहुत कम कीमत में इलाज होता है। क्योंकि और हम चाहते हैं कि आपने स्पेशली जो प्रोग्राम किया, हम चाहते हैं कि मैसेज दें कि इलाज की ज़रूरत महसूस ना हो। बिल्कुल सर, मैं वही सवाल आपसे करने लगी थी कि हम इलाज की तरफ तब जाते हैं जब एक चीज़ को हम बढ़ा लेते हैं। जैसे अगर आपको डेली आपको बुखार हो रहा है, हम एक छोटी सी बात करते हैं, जिस्म में दर्द हो रहा है, हम उसको अवॉइड करते हैं और घर में ही कोई सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं और उससे ही उस चीज़ को बढ़ा देते हैं, फिर हमें उसको लॉन्ग टर्म पे जाके उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। इसी तरह दांतों की पहली हिफाजत, जैसे आपने कहा कि जी आप पहला ही दांत आए तो आप उसको प्रॉपर उसका पेस्ट करना चाहिए या उसकी सफाई करनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग छोटी एज पे आप देख रहे हैं, मैं टीन-एजर्स को देख रही हूँ, उस दिन भी मैं बल्कि एक जगह जा रही थी, मैंने खड़े होकर बच्चे को डांटा, कोई 15-16 साल का होगा, सिगरेट पी रहा था। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने कहा तुम इतने छोटे से हो, अभी तुम्हारे दांत भी सही से नहीं आए होंगे, तुम सिगरेट पी रहे हो, उससे भी दांतों को कितना नुकसान होता है, ये भी आप बताइए। और उसको इन चीज़ों, किन किन चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है? देखिए जी, दांतों की हिफाजत के लिए, ओरल कैविटी की हिफाजत के लिए, ओरल कैविटी में अगर हम डिवाइड करें तो हार्ड टिश्यूज दांत इटसेल्फ और उसकी पकड़ मसूड़े, इनकी हिफाजत के लिए जो इनकी इंश्योरेंस है कि आपको लाइफ टाइम कुछ ना हो। आपने, हमें जैसे खुद मजहब में सिखाया जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो आप मुंह की सफाई की केयर करें। 2 दफ़ा हम कहते हैं कि मिनिमम 2 दफ़ा आप ब्रशिंग करें और डेंटल फ्लॉसिंग करें, धागे से दांतों के दरमियान की जगह है उसको साफ़ करें। तो ब्रशिंग सुबह के वक्त, एक तो रात को सोने से पहले जब आपने कुछ नहीं खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाना, आपने ब्रश किया, और सुबह के वक्त जो है वो नाश्ते के बाद अगर आप ब्रश करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। वो इसलिए अच्छा है कि लंच तक आपके दांत साफ़ रहेंगे। हमने फ़ौरन ब्रश किया, नाश्ता कर लिया तो मुंह में खुराक रहती है। बना हुआ है ना कि सुबह उठते पहले ब्रश करना है फिर नाश्ता करना। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग, अच्छा फिर ब्रश करें, ब्रश करने का भी अगर प्रॉपर तरीका है, आपने 3 मिनट ब्रश किया और दांत की हर सतह को साफ़ किया मसूड़े के साथ, और लगते हैं 3 मिनट, आप ठीक कह रहे हैं। जब हम एक एक दांत को, मैं खुद, मेरे घर वाले कहते हैं तुम क्या करती रहती है इतनी देर से, क्योंकि जब आप प्रॉपर ब्रश करते हैं तो आपको वाकई टाइम लगता है। और इसके साथ आप ऐसा ना हो कि जब प्रॉब्लम है आपको तो आप डेंटिस्ट को दिखाएं। 6 महीने से 1 साल के दौरान आप एक कंसल्टेशन कर लें। वो आपको बताएंगे कि आपकी ब्रशिंग में प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको इलाज की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ उनके मशवरे से ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि हम कहते हैं कि जी फैमिली फिजिशियन होना चाहिए, इस तरह आपको एक डेंटिस्ट भी होना चाहिए जो कि आपकी पूरी फैमिली उनके पास जाएं। उनके छोटे ही बच्चों को आदत होनी चाहिए कि जाएं और जाकर दिखाएं, और उनको पता होना चाहिए कि दांतों के भी डॉक्टर जो होते हैं वो कोई खौफनाक चीज़ नहीं होते हैं। बच्चे वाकई डरते हैं, बड़े डरते हैं। मेरी अम्मी के दांत में दर्द था, मैं नहीं जाऊँगी, इतना खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अम्मी कुछ नहीं होता है, चले लेकर गए, वो इतना डर के करवाए। लेकिन जाहिर सही बात है कि जो ख़ास चीज़ है जिससे हमने खाना है, अगर, और दूसरी मुस्कुराहट की बात, तो मुस्कुराएंगे तो तब ना जब हमारे अंदर दांतों में जान होगी। दांत कमज़ोर भी हो जाते हैं, बहुत से लोगों की विटामिन की कमी से भी ऐसा होता है, दांत बुरबुरे हो जाते हैं या दांतों में लाइनिंग आ जाती है, ये भी बड़े मसाइल हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई ब्रश नहीं करता तो एक आटे की तरह लेयर जमती है, उसको हम प्लाक कहते हैं। उस प्लाक को अगर आप साफ नहीं करेंगे तो वो सख्त हो जाती है, जिसको टाटर कहते हैं। फिर वो ब्रश से रिमूव नहीं होती। फिर उसको साफ करने के लिए हमें स्केलिंग करनी पड़ती है। इसलिए लोग कहते हैं कि जी स्केलिंग कराई, दोबारा करानी पड़ी है। तो अगर आपकी ब्रशिंग अच्छी है, वो जो आटे की तरह लेयर है प्लाक, उसको अगर आपने साफ कर दिया है तो आपको स्केलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। और यही प्लाक कैविटी भी कॉज करता है, मसूड़ों की बीमारियां भी कॉज करता है। और इसके साथ साथ आजकल जो कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक हमारा बड़ा है, रिफाइंड शुगर्स का, जैसे हम चॉकलेट ग्रेप कर ली, बर्गर्स, जंक फूड, ये सारी चीज़ें जो है ना दांतों को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं। और सिर्फ यही नहीं कि दांत ख़राब होंगे, दांत जो है ओरल कैविटी वो गेटवे है बॉडी का, तो हर चीज़ पे इफेक्ट करेगा। अगर आप खाना सही से खा नहीं सकेंगे, चबा नहीं सकेंगे, हाजमा आपका ख़राब होगा, आप प्रॉपर डाइट नहीं ले सकेंगे। ठीक है। तो दांत आपके एक तो बिल्कुल ठीक हों,
और उसके अलावा जो है सीधे हों, खूबसूरत हों। बिल्कुल ऐसे सर। ब्रेसेस के भी मुझे बताएं कि किस एज से, जैसे आपने कहा कि 7 ईयर से तो आप स्टार्ट नहीं करते हैं, वो आप उनकी ट्रीटमेंट या उनको ऑरली चीज़ें बताते हैं। अगर लगाना चाहें ब्रेसेस तो उसकी एग्जैक्ट एज क्या है? 7 इयर्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जो कि हम उस वक्त ब्रेसेस लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हर कंडीशन के हिसाब से वहाँ पे ऑर्थोडोंटिस्ट बता देगा कि जी आपके बच्चे को, हम फिर ईयरली चेकअप करते हैं। कुछ लोगों के 9 इयर्स में स्टार्ट करते हैं, कुछ के 12 इयर्स में स्टार्ट करते हैं। जब दूध के दांत थोड़े गिर चुके होते हैं और परमानेंट टीथ इरप्ट हो रहे होते हैं, उस वक्त हम स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 7 इयर्स हम चेकअप करते हैं और 7 to 12 के दरमियान ब्रेसेस लगा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा असर जो है या ज़्यादा फायदा किस एज में होता है? हर कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट एज है, बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है। कि कुछ लोगों के जबड़ों का अगर फ़र्क है, नीचे का जबड़ा आ गए तो वो हम 7 इयर्स में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कुछ लोगों के अगर यहाँ पे जो हमारे एशियंस में, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो लोअर जॉ पीछे की तरफ है। तो जब लोअर जॉ पीछे की तरफ है तो वो हम अराउंड गर्ल्स में अर्ली और बॉयज़ में थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं। गर्ल्स में आपने देखा होगा कि उनकी ग्रोथ जो स्पर्ट है एकदम से तेज़ आती है, और फिर जो भाई हैं उनकी वैन जो है वो एकदम से लंबी हो जाती है, भाई जो है थोड़ा देर से फिर उसकी हाइट अटेन करते हैं। तो 10 to 12 इयर्स जो है वो गर्ल की ग्रोथ स्पर्ट है। तो कुछ इलाज ऐसे हैं कि जब जबड़ा हमने ग्रो करना है तो हमने अर्ली ग्रो करना है। 7 इयर्स में जब आप चेकअप कराएंगे तो हम कंडीशन देख लेते हैं क्या है, उस हिसाब से पेरेंट्स को अवेयर करते हैं कि आपके बच्चे कि इस एज में बेस्ट ट्रीटमेंट टाइम है, आप करवाएं। इसके अलावा मैं और बताना चाहूँगा कि ये जो आजकल मोबाइल्स हमने और सोशल मीडिया का जो स्टॉर्म आया है, मैं अभी एक जगह देख रहा था कि इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया के 4 बिलियन यूज़र्स हैं वर्ल्ड में, और लास्ट ईयर जो है 3.5 बिलियन थे और 2015 में 2 बिलियन यूज़र्स थे। अब जिस तरह से यूज़र्स बढ़ रहे हैं, आपके हाथ में एक मोबाइल है और उसके मेगापिक्सल्स 40 से अबव जा रहे हैं, तो वो एक छोटी सी चीज़ जो पहले होती थी अब उसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं। तो अब हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि मैं ब्रेसेस का स्पेशलिस्ट हूँ, तो अब आते हैं और पिक्चर्स भेजते हैं कि जी मैं इस एंगल से जब सेल्फी लेती हूँ या लेता हूँ तो मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगती। तो अब हमारे पास जो एडल्ट लोग भी हैं वो ब्रेसेस के लिए, स्माइल मेकओवर के लिए ज़्यादा आते हैं, इसके लिए ज़्यादा आते हैं क्योंकि मैग्नीफाई हो गया ना। क्योंकि जो आपने वो सेल्फी ली और 40 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो एस्थेटिक्स के ट्रीटमेंट्स भी बढ़ गए, हर चीज़ मैग्नीफाई हो गई। दांत में पेन होगा तो वो नहीं बताएंगे डॉक्टर को फोन करके सेल्फी चाहिए। चले यार, ये तो अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना चाहिए। खूबसूरत लगना हर इंसान का हक है, हर इंसान खूबसूरत है, मगर मज़ीद खूबसूरत लगना चाहिए। बिल्कुल, ब्रेसेस बने भी इसी वजह से हैं। लेकिन उससे कहीं अच्छा है, देखें ब्रेसेस तो तब लगते हैं जब आपके जबड़ों का मसला है, आगे पीछे हैं या दांत टेढ़े हैं, उनको सेट करने के लिए, और आपको करवाना भी चाहिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चियाँ जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। फिर बहुत से लोगों के रिश्तों का भी मसला होने लगता है कि नहीं जी। एक जगह पे सोशल मीडिया भी देखा था कि वो दांतों की क्लिप्स ना, वो बिल्कुल शाइनी वाले, और अगर आपने कहीं पार्टी में जाना है, कहीं वैसे आपके दांत सही नहीं है तो वो आप वो क्लिप लगा लें, और उसके बाद जब वैसे आपने 1-2 घंटा कहीं पार्टी वार्टी अटेंड कर ली या कहीं शादी चले गए किसी भी प्रोग्राम में, क्रिस्टल के आई थिंक कुछ आपके कवर आ गया है, आपके जो ना कवर्स जो है ना वो सुने इस तरह का भी कुछ आ चुका है, लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल। हाँ, अब जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया की वजह से, इन कैमरों की वजह से, मैग्नीफिकेशन की वजह से हमारे पास क्लिनिक्स में पहले माँ बाप बच्चों को लेके आते थे कि इनके दांत सीधे कर दें, इनके टेढ़े। अब हमारे पास एडल्ट पेशेंट्स का फ्लो इंक्रीज़ हो गया है। अब उसी लिहाज से जब एडल्ट पेशेंट्स हमारे क्लिनिक्स में इंक्रीज़ हुए हैं तो एडल्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हमें ऐसे ऑप्शंस उनको देने पड़े कि उनके दांत सीधे हों और नज़र ना आए। तो पहले जैसे मेटल के ब्रेसेस हम लगाते थे, तो अब प्लास्टिक के इनविजिबल ब्रेसेस हैं वो लगाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें, टूथ ज्वेलरी है कि जो कि हम प्लेस कर सकते हैं, दांत अच्छे लगते हैं। तो हम तो कहेंगे कि आप टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ ना जाएं, परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाएं। तो जो हॉलीवुड स्माइल की हम बात करते हैं, उसमें हम दांतों की फ्रंट सरफेस को चेंज कर देते हैं, उस पे कवर लगा देते हैं। तो वो उसका कोई भी कलर, जैसे स्किन का कलर है, इस तरह से दांतों का कलर कुछ लोगों का वाइट होता है, कुछ लोगों का डार्क होता है। इसमें ऐसा है कि जो ब्लैक स्किन लोग हैं उनके दांत वाइट होते हैं, आपने देखा होगा दांत नज़र आते हैं, और जो वाइट स्किन है उनके दांत जो है वो डार्कर होते हैं। तो वो चेंज कर सकते हैं हम, और सीधे कर सकते हैं, और बिल्कुल
टूथ वाइटनिंग और डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि हम कर सकते हैं। मैं तो आ रही हूँ आपके पास। जिस तरह हेयर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, स्किन में आप अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं, तो दांत के लिए भी सिस्टम बन गया है पूरा। क्या उसको उस हिसाब से इस वजह से ये सर ये बात तो है, जैसे माता आपने शुरू में ही कहा था कि ये बात फैक्ट है कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा इलाज जो है वो डेंटिस्ट यानी दांतों का ही होता है। ये बात तो सच है, क्योंकि अगर आप एक स्केलिंग भी करते हैं तो मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार की स्केलिंग हो जाती है अगर नॉर्मल आप अच्छे किसी जगह पे जाते हैं। एक और चीज़ मैंने देखा है बहुत से ऐसे क्लिनिक्स में जहाँ पे उन्होंने अपने ही छोटे छोटे से स्टेलाइज करने के लिए अपने ही तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं, वो किस हद तक नुकसानदेह हैं ये भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, इस वक्त जो है वो हम कोविड पेंडेमिक में हैं, और इससे पहले हमने ये देखा है कि हमारे पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस बी, सी इंक्रीज़ हो रहा है। तो स्टेरिलाइजेशन के जो प्रॉपर मेथड्स हैं, आप जहाँ क्लिनिक में जाएं वहाँ देखें कि वहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही। और ऑटोक्लेविंग जो है वो तो यही वहाँ किया जाता है, लेकिन बैक साइड पे वो नहीं, जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं तो हर एक की अवेयरनेस है। लेकिन ये जवाब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं नहीं चाहती कि बीच में काटूं, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक है, इसके बाद आप मुझे जवाब देंगे। जी वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं और मैं वाकई कसम से बहुत जज्बाती हो जाती हूँ जबकि हमारे लोगों की सेहत की बात हो रही होती है, क्योंकि मैं अपने क्लिनिक में भी प्रॉपर चीज़ों का ध्यान करती हूँ जो कि मेरे पेशेंट भी बड़ा पसंद करते हैं। सर मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे देखा है, उन्होंने खुद ही कोई अपने पास कोई पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं, पानी से वॉश करने के बाद और किसी केमिकल में डाल के उनको लगता है कि जी ये प्रॉपर सारे जितने भी टूल्स हैं जो कि दांतों में यूज़ किए जा रहे हैं वो प्रॉपर क्लीन हो गए हैं, और वही फिर अगले दूसरे लोगों को यूज किया जाता है। सर इसके लिए थोड़ा सा मुझे जरूर बताएं। वो उन लोगों के लिए मैं स्पेशल कह रही हूँ जो कह रहे हैं जी हमें कम पैसों में इलाज हो। आप जब क्लिनिक में जाएं तो चेक करें कि वहाँ पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन हो रही है नहीं हो रही। ठीक है। प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन से हमारी मुराद है कि एक ऑटोक्लेव का प्रोसेस है जिसमें कि हम 125 से 131 डिग्री सेंटीग्रेड में प्रेशर के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को 1 घंटे की साइकिल होती है और वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज करते हैं। और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स? स्टेनलेस स्टील के इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी सारी जो चीज़ें वो डिस्पोजेबल्स हैं, वो स्टेरिलाइज नहीं होती। जैसे ग्लव्स हैं, नीडल्स हैं, बाकी सारी चीज़ें वो हम फेंक दिए करते हैं। तो आप ये ज़रूर देखें कि ऑटोक्लेव। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, ये तो हम डेंटिस्ट की बात करते हैं, और ज़्यादातर आप ये भी देखें कि वो जो जिसके पास आप जा रहे हैं डेंटिस्ट के पास, वो क्वालिफाइड है नहीं है। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो है उसका, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल उसका नाम हो गया, उससे रजिस्टर्ड है नहीं है डॉक्टर। ये है कि जो भी डेंटिस्ट होगा लाइसेंसिंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से अगर वो है नहीं है। अदरवाइज आपने देखा है कि हम बीच में ब्रेक में बात कर रहे थे, आपने मात ने बताया था कि अताई डॉक्टर, तो इतने ज़्यादा अताई डॉक्टर्स खुल गए हैं। तो आपका ये काम है कि आप जांच पड़ताल करके किसी डेंटल क्लिनिक में जाएं कि वो क्वालिफाइड है नहीं है, और क्वालिफाइड के बाद भी आप देखें कि वहाँ प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन के हम इंस्ट्रूमेंट्स को वॉश करते हैं, केमिकल्स में डिप करते हैं, उसके बाद हम ऑटोक्लेविंग करते हैं, और ऑटोक्लेविंग से पहले उनको सील करते हैं। जो सीलर है उसके ऊपर कलर कोडिंग है कि जब ऑटोक्लेव, जब मैं आया सुबह के वक्त, मैं शाम को क्लिनिक करता हूँ, तो मैं जब आया तो अब असिस्टेंट ने इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज किए नहीं किए, हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, बिल्कुल। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर मशीन हर क्लिनिक में मौजूद होती है। इंस्ट्रूमेंट को सील करते हैं, सील करने के बाद उसमें कलर कोडिंग है, जो हीट 121 टू 135 डिग्री मैंने बताया ऑटोक्लेव के अंदर, तो वो कलर कोडिंग कलर चेंज कर लेती है। तो वो सील इंस्ट्रूमेंट है और उस पर कलर चेंज हुआ हुआ है। तो मैं जब पेशेंट पे आया तो मैं सील्ड इंस्ट्रूमेंट ओपन करूंगा और वो कलर चेंज हुआ हुआ है। और फिर ये ऑटोक्लेव्स का भी टेस्ट होता है, 6 महीने बाद आप उनकी भी एफिशिएंसी देखते हैं। ठीक है। फिर अब नए
सिस्टम्स हैं कि जिसमें हम USB लगा देते हैं या प्रिंटर से हमें वो अंदर का ऑटोक्लेव का हाल भी पता चलता है कि पूरी साइकिल किस तरह से हुई है। किस तरह से। बहुत अच्छी बात सर, क्योंकि बताने का मकसद ये था कि आप लोग बिल्कुल ये बात सच है कि जो भी डेंटिस्ट के या स्किन के या हेयर के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सेहत और अपनी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। लोग आपने देखा है कि पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट, इसके ऊपर इतने पैसे जाया करते हैं मगर अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो ये चीज़ क्या मैसेज केसेस तो आपके पास आते होंगे ना गुटखे वाले, और जिससे हमारा कंट्री वर्ल्ड में कुछ ऐसे ममालिक हैं जिसमें कि हमारे पड़ोसी ममालिक हैं, पान, गुटखा, छालिया की वजह से ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। और मैं ये मैसेज आपके तवसत से देना चाहूँगा कि अल्लाह ताला दुश्मन को भी ओरल कैंसर ना कराए। ओरल कैंसर अगर किसी को हो गया तो कैंसर का इलाज क्या है कि उस जगह को काट के निकाल दिया जाए, और ये मैंने देखा है। और सिर्फ ठीक टिश्यू को नहीं, उसके नेबरिंग टिश्यूज़ को भी काट के निकाला जाए, और फिर उसके बाद श्वाइन रेडिएशन की जाए। वो रेडिएशन बाकी स्किन को जला देती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप एक सिंपल सा जो छालिया है, पान है, गुटखा है, तंबाकू है, निस्वार है, इन चीज़ों से अगर नहीं लेते तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे आप बच सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, किसी भी किस्म की छालिया, पान, गुटखा, इनको हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। कैसे समझाएंगे इतने लोगों को कि आप ये ना इस्तेमाल करें? गुटखा पाबंदी लगा दी जाती है तो लोग पता नहीं उसके लिए मर रहे होते हैं, कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, हैदराबाद चले जाते हैं लेने असल में जो भी प्रोग्राम्स हम करते हैं या फ्री कैंप्स लगाए जाते हैं लोगों की अवेयरनेस के लिए होते हैं, आज आप भी बैठे हैं तो उन्हीं लोगों के लिए बैठे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद यही था कि वो लोग जो अपनी सेहत से खेल रहे हैं वो इस चीज़ को जाने कि ये जितनी भी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं ये इनको आप क्विट करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें, ताकि अगर दांतों में या मुंह का कैंसर जो होता है, ऑरल कैंसर जो मुंह का कैंसर होता है, वो बहुत तकलीफदा अमल होता है, और उसमें जिस तरह आपने बताया कि वो जो स्किन या जो चीज़ है उसको काटा जाता है बाकायदा। बिल्कुल इसी तरह से मैं शुक्रिया भी आपका अदा कर रहा था कि इन्हीं तरह के जिस तरह से आप प्रोग्राम्स करते हैं, मैंने पहले भी देखा है आप डॉक्टर्स को बुलाते हैं, तो हम बेसिकली बड़े लेवल, हमारा कैनवस बड़ा हो जाता है, हम ज़्यादा मासेस को अवेयर कर रहे हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं ये मैसेज फैमिली को भी देना चाहूँगा जिनके वालिदैन अगर कोई छालिया, पान, स्मोकिंग करते हैं या जिनके बच्चे करते हैं, सिर्फ एक शख्स का इशू नहीं है ये, उसका पूरा ख़ानदान उससे अफेक्ट करता है। और सिर्फ पूरा ख़ानदान ही नहीं, हमारा जो मुल्क है लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, हमें पता है कि हम कई चीज़ें उन पर कंट्रोल नहीं कर सके। तो अगर हम ये प्रिवेंशन करें, हम मुंह की सफाई करें, ब्रशिंग अच्छी करें, फ्लॉसिंग करें, छालिया, पान, गुटखा अवॉइड करें, तो हमें ट्रीटमेंट अगर कॉस्टली है, हमने इस प्रोग्राम में बहुत बात कर ली कि इतना कॉस्टली है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। लोग कहते हैं कि जी बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। अगर है भी, एक बात है, अगर ठीक है भी, तो उससे बेहतर है कि अगर आप अपनी सेहत से खेल रहे हैं, आप अपने दांतों से खेल रहे हैं, आप मुंह जो है, मतलब जो खाने हमने जिस खाना है जो हमारी सेहत का हिस्सा है, अगर थोड़ा सा महंगा है भी तो हमें उस तरफ जाना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर चीज़ है। जी, इसी तरह से अगर हम प्रिवेंशन करें तो दांतों की बीमारियां, मसूड़ों की बीमारियां, दांत अच्छे लगेंगे, खूबसूरत लगेंगे, और कैंसर, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हम वर्ल्ड ऑर्थोडोंटिक हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो हमारा मैसेज है उसके हिसाब से कि वर्ल्ड यूनाइट्स व्हेन पीपल स्माइल। तो आप जब मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कुराहट फैल जाती है और दुनिया एक हो जाती है। तो इस लिहाज से आप मुस्कुराएंगे, दांत अच्छे होंगे, साफ होंगे, अच्छा लगेगा। सर एक और सवाल है कि अगर आपने अक्सर देखा बात करते हुए लोगों के मुंह से, या हम अगर फील करते हैं स्मेल आती है, एक अच्छी स्मेल नहीं होती है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो क्या दांतों का भी उसमें रोल होता है? जी, 80 to 90% जो ताल्लुक है बैड ब्रेथ का या मुंह से स्मेल आने का, बदबू आने का, उसका ओरल कैविटी कॉज है। ठीक है। अगर दांतों में गैप्स हैं और हमने जो खुराक खाई और वहाँ पे फंसी रह गई, वो अब साफ नहीं होगी। अगर आप सफाई सही नहीं कर रहे, फंसी रह गई, कैविटीज हो गई, तो
उसकी वजह से एक तो बदबू आती है, दूसरा मसूड़ों में पस पड़ जाती है जब हम ब्रशिंग सही नहीं करते, तो वो जो पस है वो बदबू कॉज करती है। तो अगर हम ब्रशिंग अच्छी कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो ये बदबू जो है वो ओवरऑल अगर हम देखें इमाम साहब, तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि अगर आपने शुरू से ही अपने दांतों की सफाई रखी, यानी ब्रश अच्छा किया, अच्छे ब्रश, अच्छा महंगा खरीदने नहीं कहा, अच्छा तरीका होता है कि पूरे दांतों को, एक एक दांत को प्रॉपर, कहीं पे हम राउंड घुमाते हैं ब्रश को, कहीं पे हम स्टेप घुमाते हैं, तरीके होते हैं। ये बच्चों को छोटी उम्र से सिखाना चाहिए। हमारा प्रोग्राम का मकसद ये है ताकि बहुत से लोगों को पता है और बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो अगर आप पान, गुटखा, छालिया, सिगरेट, कोई भी, जो भी हमारे स्टूडियो में भी जो लोग सुन रहे हैं, अगर ये सब खाते हैं मेरे कैमरा में इशारा करें, हम नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है, तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, कोई बड़ा भी इसको खाता है तो उसको भी रोकना चाहिए बिल्कुल, वरना एक आदमी की वजह से पूरी फैमिली परेशान और तब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और मगर एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कहते हैं बहुत अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जो कि कॉलेजेस से लिंक्ड हैं, जहाँ पे कि उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप इतने मतलब एक मिनिमम आपसे फीस ली जाती है, फ्री ट्रीटमेंट है, इतने पेशेंट्स आप जो है वो कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट है कि उनको इतने, एक जब डॉक्टर बनेगा तो उसको इतने पेशेंट देखने हैं, तो उस लिहाज से बहुत ही कम फीस में बहुत अच्छा मेयारी जो है इलाज होता है। बिल्कुल आप जा सकते हैं। और वो फिर मैं दोबारा अपनी बात कहूँगी कि वैसे तो अब काफ़ी चीज़ें आसान कर दी गई हैं। अभी जो हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सहूलियत है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो कम फीस भी लेते हैं और इलाज से पैसे भी कम लेते हैं। और आप ज़रूर जाएँ, अपना आज ही जाइए। अगर किसी के दांतों में दर्द नहीं भी है तब आप जाते हैं, जब दांत तकलीफ हो रही है या दांत निकलने वाला है, हिल रहा है या पूरी रात जाग गए हैं, तो तब आप जाते हैं। तो सर क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैसेज आप ज़रूर दीजिए लोगों को कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं बस यही मैसेज दूंगा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, आपके प्रोग्राम का नाम है और बहुत अच्छा टॉपिक है ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हमेशा हम ये सवाल करते हैं, इससे हमारे प्रोग्राम का नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और आप क्या कह रहे हैं, और आज आपने कहा वेरी नाइस। तो बेसिकली सक्सेस का जो सीक्रेट है, चाहे आप डॉक्टर हैं, किसी भी फील्ड में, शॉर्टकट्स लाइफ में नहीं है। आपको मुस्तकिल मेहनत करनी है, माँ बाप की दुआएं, अल्लाह ताला से आप मांगते रहें कामयाबी। आपको कभी ये लगेगा कि आप वक्ती तौर पे कामयाब नहीं है, लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से जो सीक्रेट ऑफ मुस्तकिल मेहनत में, आप मुस्तकिल मेहनत करें। इस वक्त भी जो मैंने शोबा चुना पढ़ाने का, प्रोफेसर टीचिंग का, वो ये है कि हमने जो हासिल किया वो हम आगे डिलीवर करते हैं और कंटिन्यूस हम स्टूडेंट हैं। जब आपकी ये सोच आई कि जी आपको कुछ आ गया है, तो वो आपकी प्रोफेशन का लास्ट दिन होता है। तो मुस्तकिल मेहनत और कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। और उसके साथ जो है हमने ये देखा है कि जब आप इलाज करते हैं जी, हर चीज़ की ज़कात है। तो हमारे प्रोफेशन की ये है कि आप जो हम मैसेज देते हैं, या इसके अलावा कई पेशेंट्स आते हैं कि जिनको पेन है, तो हम अपने पेशेंट्स के साथ आप फ़ीस लेते हैं नहीं लेते, सच बोलते हैं, हर चीज़ डेडिकेटेड है, क्योंकि एक ज़ात आपको देख रही है। तो उस लिहाज से जो है ना, आपकी कामयाबी का राज आपके सच पे और मुस्तकिल लगन और मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी के ऊपर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया हमारे प्रोग्राम से, और उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिली अपने दांतों के हवाले से। कुछ कहना चाहेंगे आप जाते जाते? नहीं, हमें बहुत सारी चीज़ें आज पता लगी हैं, और क्या कहते हैं, ख्याल करना है आपने अपना भी, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का अपना ख्याल रखें। कोविड अभी गया नहीं है, जा सकता है। अगर हम केयर करें, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दिन में बार बार हाथों को वॉश करें, फेस वॉश करें। बच्चे बाहर से आते हैं तो उनको लाजमी शावर दें, उनको उनके हैंड वॉश करवाइए। तो सर थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच सर। इजाज़त दीजिए डॉक्टर फारूक को। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।